नमस्कार, मैं हूं रामनिवास सोईवाल और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर की हमारी 12वीं क्लास से कंप्लीट हो गई थी। आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर 13 रहेगा। देखो, हम चर्चा कर रहे थे धातु क्रम के विभिन्न चरणों की। धातु क्रम के हमने अपन यूँ कह सकते हैं कि 3 चरण कंप्लीट कर लिए थे और उन्हीं कड़ी में हमने धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत देखा और एलिंगम आरेख देखा। एलिंगम आरेख का हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया, यानी अब तक हमने धातु क्रम के 3 चरणों का डिटेल से अध्ययन कर लिया। अब हम उन्हीं 3 चरणों का, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण के अनुप्रयोग, इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं आपको स्टेप रिवाइज करवा रहा हूं। देखो, स्टेप हमारे क्या क्या थे। पहला हमारा स्टेप था, हमारे पास था उपयुक्त, अपन कह सकते हैं उपयुक्त धातु अयस्क। उपयुक्त धातु अयस्क। अब उपयुक्त धातु अयस्क का मतलब जो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए, जिससे हम धातु का निष्कर्षण करेंगे, उसको हमने क्या कहा था, उपयुक्त धातु अयस्क। इस धातु अयस्क का हमने करवाया था चूर्णीकरण। क्या करवाया था? चूर्णीकरण। चूर्णीकरण हमने करवाया था जो क्रशर, या अपन कह सकते हैं स्टैंप मिल। भाई, पहले जो क्रशर की सहायता से बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर स्टैंप मिल या बॉल मिल की सहायता से हमने इसका चूर्णीकरण करवा दिया। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? चूर्णित अयस्क। चूर्णित अयस्क। फिर इस चूर्णित अयस्क का हमने क्या करवाया था? सांद्रण। सांद्रण। और सांद्रण की हमने 4 विधियां देखी थी। पहली विधि थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी विधि थी चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरी विधि थी झाग पलवन विधि, जिसे हम फेन पलवन विधि भी कहते हैं, और चौथी हमने पढ़ी थी निक्षालन यानी लीचिंग मेथड। यानी अपन कह सकते हैं कि सांद्रण के पश्चात हमारे पास सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया। सांद्रित अयस्क। फिर इस सांद्रित अयस्क का हमने क्या करवाया था? धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। मैं यहां पे लिख रहा हूं धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। और इसके लिए हमने 2 विधियां पढ़ी थी। पहली थी निस्तापन। निस्तापन, जिसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। और दूसरी हमने पढ़ी थी बर्जन, जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। यानी बात सीधी सी है, हमारे पास निस्तापित, क्या कहेंगे, निस्तापित या वर्जित अयस्क प्राप्त हो गया था। निस्तापित या वर्जित अयस्क, इसे हम धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धातु ऑक्साइड, क्योंकि सांद्रित अयस्क को हमने धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया, तो हम इसे धातु ऑक्साइड भी कहते हैं। और फिर इस धातु ऑक्साइड का हमने धातु में अपचयन करवाया था। धातु में अपचयन। और अपचयन की हमने 4 विधि पढ़ी थी। पहली थी कार्बन के द्वारा अपचयन। कार्बन के द्वारा। दूसरी हमने पढ़ी थी
एल्यूमिनियम के द्वारा। तीसरी हमने पढ़ी थी स्वतः अपचयन, स्वतः अपचयन। और चौथी हमने पढ़ी थी विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन। इसको हमने कहा था परगलन। क्या कहा था? परगलन, जो वात्या भट्टी में संपन्न होता है। इसको हमने कहा था एल्यूमिनोथर्माइट। क्या कहा था? एल्यूमिनोथर्माइट परक्रम। यानी हमने इन चरणों का डिटेल से अध्ययन कर लिया था और इसी कड़ी में हमने धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत व एलिंगम आरेख का अध्ययन किया। यानी उपयुक्त अयस्क लिया, उसका चूर्णीकरण करवाया, चूर्णित अयस्क प्राप्त हुआ, चूर्णित अयस्क का हमने सांद्रण करवाया, सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ, सांद्रित अयस्क का हमने धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करवाया निस्तापन व भर्जन विधि के द्वारा, तो हमें निस्तापित या भर्जित अयस्क प्राप्त हुआ, या हम इसे धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं। और फिर इस धातु ऑक्साइड का हमने धातु में अपचयन करवाया इन 4 विधियों के द्वारा। अब हम धातु ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम पहला अनुप्रयोग ले रहे हैं, अपन यूँ कह सकते हैं कि लोहे का धातु क्रम, यानी आयरन के अयस्क से आयरन धातु का निष्कर्षण। हम आयरन के अयस्क से आयरन धातु का निष्कर्षण डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आयरन के अयस्क कौन से होते हैं जिनके द्वारा हम आयरन धातु का निष्कर्षण करवाते हैं। तो देखो, आयरन के वे अयस्क जिनसे आयरन धातु का निष्कर्षण करवाया जाता है। तो पहला अयस्क तो है हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट, यानी Fe2O3। दूसरा अयस्क है लिमोनाइट, लिमोनाइट जिसे याद करो भूरा हेमेटाइट भी कहा जाता है। Fe2O3.3s2। और तीसरा अयस्क होता है आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट, या इसे आयरन पाइराइटीज भी कहते हैं। सूत्र होता है Fe(S)2। अब देखो, हम आयरन के अयस्क से आयरन धातु का निष्कर्षण करवाएंगे, तो हम हेमेटाइट अयस्क से आयरन धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य अयस्क है, क्या कहेंगे? मुख्य अयस्क, वो है हेमेटाइट। कौन सा? हेमेटाइट, यानी Fe2O3। बात सीधी सी है कि हम यहाँ पर हेमेटाइट अयस्क से आयरन धातु का निष्कर्षण डिटेल से पढ़ेंगे। तो अयस्क की बात हुई, तो अयस्क कौन सा हो गया? हेमेटाइट। अब हम क्या कह सकते हैं कि आयरन के निष्कर्षण के चरण निम्न पदों में संपन्न होते हैं, या अपन यूँ कह सकते हैं कि आयरन धातु का निष्कर्षण निम्न चरणों में संपन्न होता है। यानी पहला चरण हमारा क्या होगा? हमने अयस्क ले लिया हेमेटाइट। ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि हम यहाँ पर हेमेटाइट अयस्क से आयरन धातु का निष्कर्षण करेंगे। तो पहला पद होता है हमारा अयस्क का चूर्णीकरण, अयस्क का चूर्णीकरण। और हमें पता है अयस्क का चूर्णीकरण हम जो क्रशर, क्या कहेंगे? जो क्रशर की सहायता से करवाते हैं। भाई बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको हम जो क्रशर में डालेंगे तो वो छोटे टुकड़ों में
परिवर्तित हो जाएंगे और फिर उन टुकड़ों को हम स्टैम्प मिल या बॉल मिल की सहायता से महीन चूर्ण में परिवर्तित कर लेंगे। तो ये तो हुआ अयस्क का चूर्णीकरण। हमने प्रत्येक चरण को डिटेल से पढ़ रखा है, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा चरण आता है हमारा चूर्णित अयस्क का सांद्रण। क्या कहेंगे? चूर्णित अयस्क का सांद्रण। और चूर्णित अयस्क का सांद्रण हमारे पास है हेमेटाइट अयस्क। इसमें होती हैं चुंबकीय अशुद्धियाँ, यानी इस चूर्णित अयस्क के सांद्रण की हम चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में लेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि से, चुंबकीय पृथक्करण विधि से। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि के हमने डिटेल से पढ़ रखी ऑलरेडी, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हेमेटाइट के चूर्णित अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से करवाया जाता है, जिसके द्वारा चुंबकीय अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। तीसरा जो चरण है वो आएगा हमारा सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना। धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना। लगातार ही मैं ले रहा हूं क्योंकि यहां पर तीसरा चरण आता है धातु निष्कर्षण का, और फिर उसमें दो चरण आते हैं। पहला सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना, और दूसरा आता है धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन। तो लगातार मैंने थर्ड क्रमांक दे दिया है, सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना। और इसकी दो विधियां होती हैं, निस्तापन और भर्जन। हम हेमेटाइट अयस्क की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका करवाएंगे निस्तापन। क्या करवाएंगे? निस्तापन। निस्तापन से हेमेटाइट अयस्क में, या अपन यूँ कह सकते हैं कि हेमेटाइट के सांद्रित अयस्क में नमी व कार्बोनेट की अशुद्धियाँ हट जाती हैं। नमी व कार्बोनेट की अशुद्धियाँ हट जाती हैं, हट जाती हैं। निस्तापन करवाने के बाद में हम इसका वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में क्या करवाएंगे? भर्जन। देखो, निस्तापन की प्रक्रिया भी परावर्तनी भट्टी में संपन्न होती है, बस अंतर क्या है? निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है और भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। तो भर्जन करवाएंगे तो अपन कहेंगे कि फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक इत्यादि की अशुद्धियाँ हट जाती हैं। इत्यादि की अशुद्धियाँ, इत्यादि की अशुद्धियाँ हट जाती हैं और हमें सैरंध्र धातु अयस्क प्राप्त हो जाता है। वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। हमने आयरन का अयस्क लिया हेमेटाइट, मुख्य अयस्क। 3 अयस्कों के द्वारा हम आयरन धातु का निष्कर्षण करवा सकते हैं। हम यहाँ पे हेमेटाइट अयस्क से आयरन धातु का निष्कर्षण करवा रहे हैं। पहला चरण है अयस्क का चूर्णीकरण जो क्रशर की सहायता से। दूसरा अयस्क चूर्णित अयस्क का सांद्रण। सांद्रण हम करवाएंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि से। क्यों? क्योंकि हेमेटाइट अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, तो उनको हटाने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से इसका सांद्रण करवाएंगे। फिर तीसरा लिया हमने सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना। पहले हम परावर्तनी भट्टी में वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन करवाएंगे, तो हेमेटाइट अयस्क में नमी व कार्बोनेट की अशुद्धियाँ हट जाती हैं। और फिर भर्जन करवाएंगे वायु की उपस्थिति में, तो फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक इत्यादि की अशुद्धियाँ हट जाती हैं। अब हमारा जो चौथा चरण आ रहा है, इंपॉर्टेंट है भाई। चौथा चरण हमारा क्या आएगा?
हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु में अपचयन, और इसका अपचयन करवाएंगे कार्बन यानी कोक के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, कार्बन या कोक के द्वारा। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, परगलन, स्मेल्टिंग। और परगलन की प्रक्रिया होती है वात्या भट्टी में संपन्न। कौन सी भट्टी में, वात्या भट्टी में संपन्न। तो बात सीधी सी है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो चौथा चरण है, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, यानी कार्बन यानी कोक के द्वारा हम इसका क्या करवाएंगे, अपचयन। हेमेटाइट के अयस्क का धातु में अपचयन करवाएंगे हम कार्बन व कोक के द्वारा। और यदि अपचयन कार्बन के द्वारा हो रहा है तो ही हम क्या बोलेंगे, उसे परगलन बोलेंगे। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। और परगलन की प्रक्रिया वात्या भट्टी में संपन्न होती है। तो अब हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये तो मैंने आपको चरण बता दिए। ये आयरन के अयस्क, किस अयस्क से हम आयरन धातु का निष्कर्षण करेंगे, हेमेटाइट अयस्क से। तो अब हमारा चरण कौन सा रहेगा, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। और हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। परगलन की प्रक्रिया वात्या भट्टी में संपन्न करवाते हैं। तो अब इनको मैं हटा रहा हूँ। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि हम आयरन के किस अयस्क से आयरन धातु का निष्कर्षण करवाएंगे। यानी अब हम परगलन की प्रक्रिया को डिटेल से पढ़ेंगे। वात्या भट्टी क्या होती है, वात्या भट्टी की संरचना कैसी होती है, इसका भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो लगातार बने रहिए आप। यानी अब आपको ये पता हो गया है कि हेमेटाइट अयस्क का जो अपचयन है वो वात्या भट्टी में करवाया जाता है, जिसे हम परगलन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि परगलन वात्या भट्टी में करवाया जाता है। देखो हम यहां पे लिख सकते हैं, हमारा चरण कौन सा है, चौथा चरण था धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु में अपचयन यानी परगलन। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, मोटे तौर पर अपन क्या कह सकते हैं कि हमारे पास निस्तापित व भर्जित अयस्क है, निस्तापित व भर्जित अयस्क है। हम इसमें एक तो कोक मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, कोक, और साथ में मिलाएंगे गालक। ये मिलाकर हम इसको वात्या भट्टी में, वात्या भट्टी में ऊपर से गिराएंगे। देखो निस्तापित व भर्जित अयस्क है, साथ में कोक है और साथ में गालक है। इसको हम घान कहते हैं। क्या कहते हैं, घान यानी चार्ज। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। घान का मतलब निस्तापित व भर्जित अयस्क प्लस कोक प्लस गालक, इनको मिलाकर हम वात्या भट्टी में ऊपर से गिराएंगे। ऊपर से गिराएंगे तो इस धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले वात्या भट्टी की संरचना देखते हैं कि वात्या भट्टी किस प्रकार से बनी होती है। फिर हम डिटेल से इसकी जो
क्रियाविधि है उसका अध्ययन करेंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? वात्या भट्टी की संरचना। वात्या भट्टी की संरचना। ये देखो, ये हमारा वात्या भट्टी का नामांकित चित्र है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वात्या भट्टी की संरचना है। अब देखो, हम इस वात्या भट्टी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि निस्तापित व भर्जित अयस्क प्लस कोक प्लस गालक को इस वात्या भट्टी में ऊपर से गिराया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हो जाता है। अब देखो, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बोलते हैं कप एवं कोन व्यवस्था। ठीक है, पहले हम इस भट्टी की बात करते हैं। देखो, अपन यूँ कह सकते हैं कि वात्या भट्टी स्टील की बनी होती है। देखो, मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, आप भी लिख लोगे। भट्टी की संरचना के बारे में हम क्या कहेंगे कि वात्या भट्टी स्टील की बनी होती है। वात्या भट्टी, कुछ पॉइंट आप भी साथ साथ लिख लोगे। वात्या भट्टी स्टील की बनी होती है। स्टील की बनी होती है। देखो, ये जो कवच दिखाया मैंने, ये भारी कवच, ये है स्टील कवच, और इसके अंदर अग्निसह, क्या कहेंगे? अग्निसह ईंटों का अस्तर लगा होता है। अग्निसह ईंटों का अस्तर लगा होता है। देख सकते हो आप, ये जो आंतरिक आवरण है, ये अग्निसह ईंटों का है। अगर हम इस भट्टी की ऊंचाई की बात करें तो हम क्या कहेंगे? इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर होती है, और व्यास की बात करें तो इसका व्यास लगभग 6 से 8 मीटर होता है। फिर देखो, भट्टी के निचले भाग में टिवियर लगे होते हैं। इन टिवियर के द्वारा हम गर्म वायु के झोंके इसमें प्रवाहित करते हैं। देखो, ये रही टिवियर से गर्म वायु। और भट्टी के सबसे निचले भाग में धातुमल धातुमल और गलित धातु को पृथक करने की व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं हम कप एवं कोन व्यवस्था की। देखो, ये व्यवस्था कप और कोन व्यवस्था है, इसको आप समझोगे। देखो, जब इसको यहाँ से अपन कहेंगे कि इसको दबाएंगे ऐसे नीचे, तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, और इधर से साइड से होके ये जो घान है ये इसमें गिरने लगता है, और फिर जैसे इसको ऊपर खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब देखो, कप एवं कोन व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ पर उत्पन्न जो गैसें हैं वो इधर से वापस नहीं जा सके, क्योंकि अगर गैसें इधर से निकल गई तो भट्टी का ताप कम हो जाएगा। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि गैसों को अंदर रोकने के लिए कप व कोन व्यवस्था की जाती है। अब देखो, इसमें उत्पन्न कुछ व्यर्थ की गैसें होती हैं, अवशिष्ट गैसें, जैसे CO, CO2, N2। इनको बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग होता है, अवशिष्ट गैसों का निकास मार्ग है। तो ये तो हुई भट्टी की संरचना। भट्टी का तापमान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। 673 से 973 वाले क्षेत्र को बोलते हैं अपचयन क्षेत्र। लगभग 1273 केल्विन वाले क्षेत्र को बोलते हैं केंद्रीय क्षेत्र, या इसको बोलते हैं उष्मा शोषण क्षेत्र। और इसके आगे 1573 केल्विन वाला क्षेत्र कहलाता है संगलित क्षेत्र। और नीचे वाला, यानी यहाँ पर तो भट्टी का ताप सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसको कहते हैं दहन क्षेत्र। अभी हम डिटेल से इनको पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको भट्टी की व्यवस्था, या अपन कह सकते हैं कि भट्टी की संरचना समझा रहा हूँ। नीचे देखो, भट्टी के नीचे के भाग में गलित जो धातु है वो तो भारी होती है, इसका मतलब वो तो नीचे बैठ जाएगी, और जो धातु मतलब वो हल्का होता है, इसको हम समय समय पर हटाते रहते हैं। और इधर से हम, यानी इधर से तो गलित धातु को पृथक कर लेते हैं, और इधर से धातु मल को पृथक कर लेते हैं। तो ये हमारी वात्या भट्टी की संरचना हुई। आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लोगे भट्टी की संरचना के बारे में। अब देखो, अब हम इस घान की बात करते हैं कि इधर से हम घान डालते हैं। घान में जो
भर्जित अयस्क, क्या कहेंगे, भर्जित अयस्क प्लस कोक और प्लस गालक। गालक के रूप में हम यहाँ पे लेते हैं चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इनका जो अनुपात है वो होता है, इसका तो होता है 8 भाग, 8 भाग, इसका होता है 4 भाग और इसका होता है 1 भाग। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। घान का जो संगठन है वो मैंने आपको बता दिया है। ये तो हुई भट्टी की संरचना। अब देखो परगलन के दौरान भट्टी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो अब हम अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाओं की बात करते हैं। संरचना की बात होगी। अब हम बात करें परगलन के दौरान भट्टी के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाएं, होने वाली अभिक्रियाएं। देखो सबसे पहले हम बात करें अपचयन क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की, अपचयन क्षेत्र की। और इसका जो ताप का क्राइटेरिया वो होता है 673 से 973 लगभग। तो अपन यहां लिख सकते हैं 673 से 973 केल्विन। इस तापमान वाले क्षेत्र को हमने क्या कहा, अपचयन क्षेत्र। देखो नाम से मालूम है इसमें होगा अपचयन। क्या होगा, अपचयन, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, अपचयन क्षेत्र। देखो अपचयन किसका होगा, 3Fe2O4 प्लस CO, ये चेंज हो जाएगा 2Fe3O5 प्लस, देखो ये तो है Fe2O3, यहाँ पे Fe2O3 है और ये आ रहा है किसमें, Fe3O4 में आ रहा है। देखो अब देखो यहां पर आप ये मत सोचना कि यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हुआ है। यहां पर आयरन का ऑक्सीकरण कितना है, देखो यहां पे +3। और अगर इसकी बात करें तो यहां पर ऑक्सीकरण अंक 3 से कम हो गया, यानी अपन कहेंगे कि ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहलाती है, अपचयन। और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो देखो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे आयरन कितने, 6 आयरन, ऑक्सीजन देखो कितने, 9 और 1 10, और यहाँ पे 8 और 2 10। ये CO2 गैस बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं हम Fe3O4 प्लस CO, यानी यहाँ पे हमारे पास 3Fe और प्लस CO2। देखो कितने यहाँ पे, CO2 3FeO। तो देखो 4 और 1 5 और 3 और 2 5, ये CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार मैं यहाँ पे लेऊं Fe2O3 और प्लस CO, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2FeO और CO2। देख सकते हो आप, 3 और 4 यानी 2 और 2 4, यानी ये अपचयन की अभिक्रियाएं अपचयन क्षेत्र में संपन्न होती है। बात सीधी सी है। अब देखो खास बात, अपन कहेंगे कि इस भाग में स्पंजी लोहा प्राप्त होता है, स्पंजी लोहा प्राप्त होता है, जो सेरंदर, क्या कहेंगे, जो सेरंदर व कठोर होता है। कठोर कह सकते हैं या ठोस कह सकते हैं, एक ही बात है। जो सेरंदर व ठोस होता है, सेरंदर व ठोस होता है। तो ये तो बात हुई अपचयन क्षेत्र की। क्राइटेरिया कितना है, 673 केल्विन से 973 केल्विन। अब बात करते हैं केंद्रीय क्षेत्र की, यानी हमारा भट्टी का जो दूसरा क्षेत्र है वो है केंद्रीय क्षेत्र।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, उष्मा शोषण क्षेत्र भी बोलते हैं, उष्मा शोषण क्षेत्र। और इसका जो क्राइटेरिया है वो होता है 1173 केल्विन से 1200, लगभग अपन मानते हैं 1473 केल्विन। ये लो, ये इसका हो गया क्राइटेरिया। अब देखो खास बात इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र को हम धातु मल क्षेत्र भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। क्या बोलेंगे, धातु मल क्षेत्र कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं। देखो क्यों, यानी हम धातु मल क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि धातु अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वो गालक के साथ अभिक्रिया करके धातु मल का निर्माण करती हैं। यानी सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये 1273 केल्विन ताप से ऊपर टूट जाएगा। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये क्या करेगा, ये गालक है CaO, तो ये अशुद्धि के साथ SiO2 की जो अशुद्धि होती है, यानी इसको तो हम कह सकते हैं गालक और इसको हम कह सकते हैं अशुद्धि। ये अभिक्रिया करके क्या बनेगा, CaSiO3 यानी कैल्शियम सिलिकेट, यानी ये है धातु मल। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इस भाग में FeO का CO के द्वारा क्या हो जाएगा, अपचयन कुछ मात्रा में, और CO2 गैस बन जाएगी। यानी FeO प्लस CO कुछ मात्रा में इस FeO का Fe में अपचयन हो जाता है। तो ये हमारे दो भाग हो गए, कौन से, अपचयन क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्र को हम उष्मा शोषण क्षेत्र भी कहते हैं। क्राइटेरिया मैंने बताया 1173 केल्विन से 1473 केल्विन इसका ताप होता है। इसमें सबसे पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर वो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ये कैल्शियम ऑक्साइड गालक का कार्य करता है जो अशुद्धि के साथ अभिक्रिया करके धातु मल बनाता है, और इस भाग में कुछ मात्रा में FeO Fe में अपचयित हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की। तीसरा भाग हमारा है संगलित क्षेत्र। लगातार बने रहिए आप, साथ साथ अपने नोट्स भी आप तैयार करते रहिए। तीसरा हमारा है संगलित क्षेत्र, यानी अपन क्या कहेंगे, थर्ड क्या नाम है, संगलित क्षेत्र। संगलित क्षेत्र, और इसका ताप है वो होता है 1373 केल्विन से 1573 केल्विन। अब देखो नाम से पता है संगलित, यानी इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें जो स्पंजी लोहा है वो हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस भाग में स्पंजी लोहा गलित अवस्था में प्राप्त होता है। गलित अवस्था में प्राप्त होता है। और देखो इस लोहे में कुछ सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धियां होती हैं, किसकी, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन और मैंगनीज की। ये अशुद्धियां इसमें उपस्थित रहती हैं क्योंकि इसमें स्पंजी लोहा गलित अवस्था में प्राप्त होता है। और देखो इस भाग में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए जो डेल एस का मान है वो होता है प्लस 163 किलो जूल, 163 किलो जूल। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। क्या बताया मैंने, देखो संगली क्षेत्र में जो स्पंजी लोहा है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस गलित लोहे में कुछ मात्रा में फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज की अशुद्धियां विद्यमान होती हैं और इस क्षेत्र में ही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होती है। बात करते हैं हमारे अंतिम क्षेत्र की। अंतिम क्षेत्र है हमारा दहन क्षेत्र। देखो इसमें क्या होगा, इसका जो ताप है वो होता है 1773 केल्विन से 2173 केल्विन। देखो नाम से पता है दहन, यानी इसमें ईंधन को जलाया जाता है। सीधी सी बात ये है, हम कहेंगे कि इसमें ईंधन को जलाया जाता है, जलाया जाता है। जैसे कार्बन प्लस O2 क्या बन गई, CO2। इसके साथ ही यहाँ पर जो FeO है, यानी कंप्लीटली अपन कहेंगे कि इस भाग में FeO का कार्बन के द्वारा अपचयन हो जाता है। Fe प्लस CO, इसको आप ध्यान में रखोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दहन क्षेत्र में कंप्लीटली धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हो जाता है। तो ये परगलन के दौरान भट्टी के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ से जो लोहा प्राप्त हुआ है, इस लोहे को हम कहते हैं कच्चा लोहा। अब हम इसकी डिटेल से चर्चा करते हैं। यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कच्चा लोहा कहलाता है। अब हम इस कच्चे लोहे के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा क्या होता है, कच्चा लोहा। समझना बात को। भाई यहां पे जो हमें लोहा प्राप्त हुआ ना, उसको हम कच्चा लोहा बोलते हैं। बात सीधी सी है। जो धातुमल है इसको हम अलग कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं, इन मैं हेडिंग बना रहा हूं यहां पे, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा क्या कहेंगे, देखो सबसे पहला पॉइंट यही है कि वात्या भट्टी से प्राप्त, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कच्चा लोहा, या इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं पिग आयरन। क्या बोलेंगे, पिग आयरन। पिग आयरन कहलाता है। अब देखो इस कच्चे लोहे की खास बात क्या होती है, इसमें जो कार्बन है वो होता है लगभग 4%, लगभग 4% कार्बन होता है। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज इत्यादि की अशुद्धियां भी इसमें विद्यमान होती हैं, इत्यादि की अशुद्धियां। तो ये तो बात हुई कच्चे लोहे की। क्या कहा मैंने कि वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कच्चा या पिग आयरन। यहां पे लोहा और है, कच्चा लोहा, या क्या कहेंगे पिग आयरन। कच्चा लोहा या पिग आयरन कहलाता है। इसमें लगभग 4% तो कार्बन होता है। इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज इत्यादि की सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम ढलवे लोहे की। देखो ढलवा लोहा, यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि इसे कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है।
इसे कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। पहली बात तो आप ध्यान में रखोगे, ये क्या होता है? कठोर व भंगुर। दूसरा पॉइंट है, यह कठोर व भंगुर होता है। कठोर व भंगुर होता है। क्या कहेंगे? इसमें कार्बन लगभग 3%, क्या कहेंगे? लगभग 3% उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। फिर हम क्या कहेंगे कि इसके जंग नहीं लगती है। इसके जंग नहीं लगती है। अगली बात हम क्या कह सकते हैं? इस लोहे का जो गलनांक है वो गलनांक होता है, अपन कह सकते हैं 1423 केल्विन से 1523 केल्विन। क्या कहा हमने? हमने कहा कि ढलवे लोहे को कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। यह कठोर व भंगुर होता है। इसमें कार्बन लगभग 3% उपस्थित होता है। इसके जंग नहीं लगती है। इसका गलनांक 1423 केल्विन से 1523 केल्विन होता है। अब देखो, हम कच्चे लोहे से ढलवा लोहा कैसे प्राप्त करेंगे, ये बात समझो आप। ये हमारे पास कच्चा लोहा है। इस कच्चे लोहे को हम क्या करेंगे? हम रेत के सांचों में, समझना बात को, रेत के सांचों में डालकर ठंडा करते हैं। अब देखो, ठंडा करने के आधार पर ढलवा लोहा दो प्रकार का होता है। क्या कहेंगे हम? यदि इसको तेजी से ठंडा किया जाता है, तेजी से ठंडा किया जाता है, तो इसमें जो कार्बन होता है वो कार्बन सीमेंटाइन के रूप में जम जाता है। यानी अपन कहेंगे Fe3C के रूप में। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सफ़ेद ढलवां लोहा। क्या कहेंगे? सफ़ेद ढलवां लोहा। वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। यानी कच्चे लोहे को रेत के सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है। यदि इसको तेजी से ठंडा किया जाए तो इसमें उपस्थित जो कार्बन है वह सीमेंटाइन के रूप में उपस्थित होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि के रूप में जम जाता है, यानी Fe3C के रूप में। तो इस प्रकार के ढलवे लोहे को बोलते हैं सफ़ेद ढलवां लोहा। यदि इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाए, क्या कहेंगे? धीरे धीरे ठंडा किया जाए, तो इसमें उपस्थित कार्बन है वो ग्रेफाइट के रूप में उपस्थित होता है, या अपन ऐसे कहेंगे कि ग्रेफाइट के रूप में जम जाता है। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे भूरा ढलवां लोहा। भूरा ढलवां लोहा। तो ये कहानी तो थी कच्चे लोहे से ढलवां लोहा, यानी कास्ट आयरन, इसको हम कास्ट आयरन कहते हैं, प्राप्त करने की विधि। अब हमारा पिटवां लोहा हो रहा है, तो अब हम पिटवे लोहे को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। यानी बात सीधी सी है। देखो, हमने कच्चे लोहे से तो क्या प्राप्त किया? ढलवां लोहा। और अब ढलवे लोहे से हम क्या प्राप्त करेंगे? पिटवां लोहा। तो देखो, अब हम बात करते हैं अब हमारा पिटवां लोहा आएगा। देखो क्या नाम है इसका? पिटवां लोहा। यानी हम इसे कहेंगे रफ आयरन। क्या कहेंगे?
रफ आयरन। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह लोहे का शुद्धतम रूप है। क्या कहेंगे? यह लोहे का शुद्धतम रूप है। शुद्धतम रूप, शुद्धतम रूप होता है। और इसमें जो कार्बन है, यानी अपन क्या कहेंगे कि इसमें कार्बन लगभग, क्या कहेंगे, लगभग 0.2% से 0.5% उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। और इसमें जो अन्य धातुओं की अशुद्धियां हैं, क्या कहेंगे, अन्य तत्वों की अशुद्धियां सूक्ष्म मात्रा में होती हैं। अशुद्धियां ये मान लो कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती हैं। और इसीलिए इसका जो गलनांक है, क्या कहेंगे, इसका गलनांक अधिक होता है। इसका गलनांक अधिक होता है। और कितना होता है? अपन कहेंगे लगभग 1823 केल्विन के आसपास इसका क्या होता है, गलनांक। क्या बताया हमने? यह लोहे का शुद्धतम रूप होता है। इसमें कार्बन लगभग 0.2% से 0.5% उपस्थित होता है। अन्य तत्वों की अशुद्धियां बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती हैं, इसीलिए इसका गलनांक अधिक होता है, 1823 केल्विन। अब देखो हम क्या कहेंगे कि यह ढलवां लोहे से प्राप्त किया जाता है। ढलवां लोहे से प्राप्त किया जाता है। अब देखो इसके जो प्राप्त करने की विधि है वो क्या है? ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि पिटवां लोहे, क्या कहेंगे, पिटवां लोहे के निर्माण की विधि। पिटवां लोहे के निर्माण की विधि। देखो क्या करते हैं हम, समझेंगे आप। हमारे पास क्या है? हमारे पास है ढलवां लोहा। हम क्या करेंगे, इस ढलवे लोहे में क्या मिलाएंगे, गालक। गालक के साथ क्या मिलाएंगे, हेमेटाइट। और इनको हम परावर्तनी भट्टी में, क्या कहेंगे, परावर्तनी भट्टी में, देखो समझना, परावर्तनी भट्टी में वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, अगलनीय अशुद्धियां, ये तो गालक के साथ धातु मल के रूप में, क्या कहेंगे, गालक के साथ धातु मल के रूप में अलग हो जाती हैं। धातु मल के रूप में अलग हो जाती हैं। और जो कार्बन की अशुद्धियां हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में अलग हो जाती हैं। यानी देखो परावर्तनी भट्टी में वायु की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो अगलनीय अशुद्धियां गालक के साथ अभिक्रिया करके धातु मल के रूप में हट जाती हैं। और इसमें जो अभिक्रिया होती हैं वो देखो आप, मैं इसको हटा रहा हूं, देखो, यानी अपन कहेंगे पिटवां लोहे के निर्माण में होने वाली अभिक्रियाएं। देखना आप, हम क्या कहेंगे, Fe2O3
प्लस 3C। तो देखिए क्या हो जाएगा 2Fe और प्लस 3CO। इसके अलावा देखो जो फॉस्फोरस की शुद्धि हैं वो अपन कहेंगे हेमेटाइट के साथ। देखो हमने क्या मिला है हेमेटाइट यानी Fe2O3। तो क्या बन जाएगा 3Fe2 3P2O5 3P2O5 देख सकते हो आप। यहाँ पे 15 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 15 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6P है 6P है। अब देखो क्या होगा, अब ये P2O5 Fe2O3 के साथ क्या बनेगा 3 Fe। देखो दो है ना, तो अपन कह सकते हैं 2FeO। ओ कितने यहाँ पे देखो 5 तो ये रहे और 3 यानी 2FeO4। अब देख सकते हो आप 8 5 3 8। ये जो बना ना ये इसे कहते हैं धातु मल। क्या कहेंगे धातु मल। धातु मल। देखो यहां पर देखो साथ में 10Fe है। अब देखो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि ये धातुमल अगलनीय अशुद्धि थी, तो धातुमल के साथ ये क्या हो गई गलनीय अशुद्धियों के रूप में अलग हो गई, और हमारे पास जो पिटवा लोहा है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसके अलावा हमारा एक है स्टील। स्टील ये और देख लो आप, स्टील क्या होता है। स्टील को हम इस्पात भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस्पात। देखो अब हम स्टील की बात करते हैं। स्टील भी अपन यूं कह सकते हैं कि एक लोहे का ही रूप है। स्टील की चर्चा करते हैं अपन। देखो स्टील में क्या होता है, स्टील या इसी को हम क्या बोलते हैं इस्पात। बस इसमें आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि इसमें जो कार्बन है वो होता है 0.15 से 1.5%। जो क्या है, जो अपन कह सकते हैं कि ढलवां लोहा, क्या कहेंगे ढलवां लोहा व पिटवां लोहा के मध्य का है। पिटवां लोहा के मध्य का होता है। तो ये कहानी थी हमारी लोहे के अयस्क से लोहे का निष्कर्षण। ये अपन कह सकते हैं कि आयरन के अयस्क से आयरन धातु का निष्कर्षण। कंप्लीटली हमने डिटेल से आज लोहे का धातु क्रम पढ़ लिया है। आप एक बार वापस से जिस क्रम में मैंने आपको पढ़ाया है इसी क्रम में आप याद करोगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।